दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस रॉकेट चैनल पर। दोस्तों, हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ रहे थे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में आज हम अगला टॉपिक देखेंगे, घास बायोम। घास बायोम को हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो उसको घास के मैदान बोल देते हैं। उसी घास के मैदान में जो बायोम विकसित होता है उसको घास बायोम बोला जाता है। तो फिर उसको घास बायोम के नाम से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में पढ़ा जाता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। तो चलिए शुरू करते हैं। घास के मैदान। घास के मैदान को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास लैंड्स। ग्रास लैंड्स, जहां पर भूमि पर घास का प्रभुत्व होता है, घास के प्रभुत्व वाले वनस्पतियों से आच्छादित भूमि, तो ऐसी भूमि को बोला जाता है घास के मैदान, ग्रास लैंड्स। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि वृक्षारोपण या तो होता ही नहीं है, या तो कोई वृक्ष नहीं होते, वृक्षारोपण होता ही नहीं है, या होते हैं तो बहुत ही कम संख्या में वृक्ष होते हैं। तो आपको दूर दूर तक घास ही घास दिखाई देगी। ठीक है, ग्रासलैंड्स में। और इनका विकास क्यों होता है? इनका विकास होता है कम वर्षा के क्षेत्र में। देखो, जहाँ पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है तो वहाँ पर तो डेजर्ट का विकास हो जाएगा। बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है या लेस देन 25 सेंटीमीटर होती है तो वहाँ पर तो रेगिस्तान बन जाएगा। जैसे भारत में थार का रेगिस्तान, राजस्थान के पश्चिमी भागों में, जैसलमेर बीकानेर, बाड़मेर, जो राजस्थान के पश्चिम के भाग है उनमें थार का मरुस्थल विकसित हो गया है कम वर्षा के कारण। ठीक है। और अगर कहीं पर अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर वन डेवलप हो जाएंगे। जैसे पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्वी भारत है, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो वनों का विकास हो जाता है। तो वनों और मरुस्थल के मध्य पाए जाते हैं ग्रासलैंड्स। वनों और मरुस्थलों के मध्य जहाँ पर कम बारिश होती है। तो ये मेनली वृष्टि छाया प्रदेश में पाए जाते हैं। जैसे वृष्टि छाया प्रदेशों में कम बारिश होती है तो उसकी वजह से वहाँ पर ग्रासलैंड्स का विकास हो जाता है। अब ग्रासलैंड्स अपनी अब स्थिति के आधार पर दो दो भागों में बांटा जाता है इनको। एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो ट्रॉपिकल जोन में, जो उष्ण कटिबंध में है, तो वैसे घास के मैदानों को बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और जो टेम्परेट जोन में है, शीतोष्ण कटिबंध में है, उनको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, समशीतोष्ण घास के मैदान। तो उष्ण कटिबंध के टाइप कौन कौन से? लानोज, जो वेनेजुएला में है, कैंपोज और सवाना, सवाना पूर्वी अफ्रीका में। और शीतोष्ण कटिबंध, ये जो है ना, लानोज, कैंपोज और सवाना, ये सब के सब कर्क और मकर रेखा के मध्य है। कर्क और मकर रेखा के मध्य है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य स्थित है। मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है। अब शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इनके उदाहरण है स्टेपी। स्टेपी मिलता है यूरेशिया में, यूरोप और एशिया दोनों में। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। और पंपास अर्जेंटीना में, पंपास अर्जेंटीना में। अब पहले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को देख लो। देखो, भूमध्य रेखा के निकट विकसित होते हैं। 0 डिग्री लाइन जो होती है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उसके आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, मतलब कि ट्रॉपिकल जोन में, उष्ण कटिबंध में। ठीक है। प्राकृतिक वर्षा वनों तथा पुरातन मरुस्थलों के मध्य, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। आंतरिक भागों में क्यों? क्योंकि महाद्वीपों के आंतरिक भागों में वर्षा कम होती है। और ऊपर मैं आपको बताया था जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर तो वर्षावानों का विकास हो जाता है। और जहाँ मरुस्थल है, जहाँ वर्षा नहीं होती है या लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर होती है, तो वहाँ पर मरुस्थलों का विकास हो जाता है। इन दोनों के मध्य पाए जाते हैं घास के मैदान। चलिए इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ये भारत है। ये भारत, ये ऐसे देखो, ये आपके हो गए, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट हो गया, ये हो गया आपका गुजरात। ठीक है। ऊपर के मैप की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको रहने दो। ये कर्क रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत को दो भागों में बांट देती है। ठीक है। अब जो मानसून आता है भारत में, ये इक्वेटर कहाँ पे? इक्वेटर यहाँ पे है 0 डिग्री। ये भारत में मानसून ऐसे आता है ना, दक्षिण पूर्वी।
दक्षिण पश्चिमी, सॉरी, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में ऐसे प्रवेश करता है, सबसे पहले केरला के तट पर आता है। तो जो पश्चिम घाट है गुजरात से लेकर यहाँ तक कन्याकुमारी तक, केरला से भी आगे तक, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भी उसी के पार्ट है। नीलगिरी में पश्चिम घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। तो ये जो पश्चिमी घाट है ये यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि ये जो पवनें हैं, मानसूनी पवनें, ये चल रही है समुद्र से स्थल की ओर, तो इनके पास जल अधिक रहता है। तो जब ये पश्चिम घाट पर पहुँचती है तो इनके पास जल अधिक रहता है, नमी अधिक रहती है। तो नमी अधिक रहेगी तो संघनन भी अधिक होगा, बादल भी ज़्यादा बनेंगे, तो उनसे बारिश भी ज़्यादा होगी। जब ये पश्चिमी घाट को क्रॉस करते हैं, पश्चिमी घाट को क्रॉस करते हैं, तो पश्चिम घाट को क्रॉस करने के बाद इनके पास जल की कमी रह जाती है। तो जल की कमी रहती है मतलब वाष्प की कमी हो जाती है। तो वाष्प की कमी रहेगी तो संघनन भी कम होगा, बादल भी कम बनेंगे, बारिश भी कम होगी। तो ये जो अक्षेत्र विकसित होता है इसको बोला जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। ये महाद्वीप का आंतरिक भाग है, तो इसमें बारिश कम होती है। ऐसे ही जब मानसून ये ऐसे आया, मानसून दक्षिण पश्चिम पवनों के माध्यम से, यह है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर हिमालय का ऐसे विस्तार है। तो ये हिमालय से टकराया तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है, हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि हिमालय की हाइट ज़्यादा है बादलों से, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है, तो यहाँ पर भी बारिश कम होती है। तो ऐसे अक्षेत्रों में, जैसे भारत में यहाँ पर घास के मैदानों का विकास हुआ है यहाँ पर, ठीक है। भारत में हालांकि उतना विकास नहीं हो पाया है, जैसे सवाना है, स्टेपी है, प्रेयरी घास के मैदान है, तो उस स्केल पर भारत में नहीं हो पाया है इनका विकास घास के मैदानों का। चलिए, आप समझ गए ना कि महाद्वीपों के आंतरिक भागों में इसलिए होता है कि महाद्वीपों के आंतरिक भागों में बारिश कम होती है, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इनमें मौसम कैसा रहता है? शीत ऋतु ठंडी होती है इस एरिया में, लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है, और ग्रीष्म ऋतु कुछ बारिश के साथ गर्म होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय अक्षेत्रों में ये विकसित होते हैं, मतलब मध्य अक्षांशों में, समशीतोष्ण कटिबंधीय अक्षेत्रों में। अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। ये तो आप समझ गए, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य विकसित होते हैं, जहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है। शुष्क एवं आर्द्र गर्म मौसम होता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में विकसित होते हैं, भूमध्य रेखा के निकट विकसित होते हैं, कर्क और मकर रेखा के मध्य विकसित होते हैं, जहाँ कम वर्षा होती है ऐसे स्थानों पर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की। ये समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं, मतलब मध्य अक्षांशों में। दोनों गोलार्धों में, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में, दोनों गोलार्धों में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, क्योंकि आंतरिक भागों में कम वर्षा होती है। महाद्वीपीय प्रभाव देखो, जैसे जैसे महाद्वीपीय प्रभाव बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे महाद्वीपीय प्रभाव बढ़ता है। जैसे आप मुंबई जाओगे या पुणे जाओगे या बेंगलोर जाओगे, तो वो समुद्र से निकट है वो स्थान, तो वहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, वार्षिक तापमान में और दैनिक तापांतर में, मतलब दिन और रात के तापमान में, और ऐसी वर्ष के महीनों के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, क्योंकि समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता है। पर जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप मान लिया मुंबई से दिल्ली की ओर जाओगे, तो दिन और रात के टेम्परेचर में ऐसे ही वर्ष में, मतलब सर्दी और गर्मी के टेम्परेचर में अंतर बढ़ने लगता है। जैसे आप दिल्ली में देखोगे तो सर्दी में तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, या 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसा आपने मुंबई में महसूस नहीं किया होगा, मुंबई में या पुणे में। तो महाद्वीपीय प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वर्षा कम होती है। वर्षा इसलिए कम होती है क्योंकि वर्षा होती है जो पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो जब पवनें समुद्र से स्थल की ओर आती है, जैसे जैसे महाद्वीपीय प्रभाव पड़ेगा, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी, समुद्र से दूर की ओर पवनें जाएगी, तो उनके पास वाष्प की कमी होने लगती है, जल की कमी होने लगती है। तो ऐसे भागों में वृक्षों का प्राय अभाव पाया जाता है, वृक्ष नहीं पाए जाते या बहुत ही कम मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं।
उत्तरी गोलार्ध में विस्तार अधिक हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार अधिक क्यों हुआ है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में लैंड पार्ट ज़्यादा है, भूमि ज़्यादा है, ठीक है। महाद्वीपों का देशांतरीय विस्तार अधिक है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय प्रभाव भी अधिक होता है। भाई लैंड पार्ट ज़्यादा है ना, और सी पार्ट कम है, तो लैंड पार्ट ज़्यादा है तो महाद्वीपीय प्रभाव भी अधिक होगा। तो ऐसा क्षेत्र ज़्यादा हो जाता है जहाँ पर वर्षा कम होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इनका विस्तार ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, समझ गए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो चलो अब एक फिगर के माध्यम से ये देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा घास का मैदान है। देखो स्टेपी में आपको बताया था, ये है यूरेशिया में, ये पार्ट तो है रसिया, ये रसिया का पार्ट है, ये इधर ये रसिया का पार्ट है, और ये यूरोप है। तो ये यूरोप और एशिया, रसिया का कुछ पार्ट एशिया महाद्वीप में आता है ना, तो ये तो यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाते हैं स्टेपी घास के मैदान यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको यूरेशिया लिख देते हैं, यूरेशिया। ठीक है, मंचूरिया घास का मैदान पाया जाता है चीन और मंगोलिया में। यह मंचूरिया घास का मैदान, मंचूरिया ग्रासलैंड। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखो इस डायग्राम में, इसमें जो सवाना है, सवाना को डार्क कलर से दिखाया गया है। जिससे मैं आपको बताया था सवाना घास के मैदान कौन से होते हैं? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है, 0 डिग्री रेखा विषुवत रेखा के आसपास। तो इसमें सवाना जैसे जो अफ्रीका में, इनको डार्क कलर से दिखाया गया है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, पूर्वी अफ्रीका में मेनली इनका विकास हुआ है। ये अफ्रीका में सवाना घास के मैदान, ये है अफ्रीकन सवाना, समझ गए। ऐसे डार्क कलर में कैम्पोज को दिखाया गया है, कैम्पोज, ये ब्राज़ील में कैम्पोज। और ये लानोज कहाँ पर? वेनेजुएला में, वेनेजुएला, यहाँ पर वेनेजुएला है ना, ये इक्वेटर निकलती है यहाँ से, तो ये वेनेजुएला में लानोज, कैम्पोज ब्राज़ील में। ठीक है, तो ये थे आपके। और ये ऑस्ट्रेलियन सवाना, ये सवाना के 2 पार्ट हैं, अफ्रीका में भी मिलता है सवाना ग्रासलैंड, और ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में भी मिलता है, नॉर्दर्न पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में भी सवाना घास के मैदान मिलते हैं। इनको जाना जाता है ऑस्ट्रेलियन सवाना के नाम से, तो इनको दिखाया गया था डार्क कलर से। ठीक है, अब आते हैं टेम्परेट, जो टेम्परेट जोन में स्थित है। इनमें पंपास है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना, ये दक्षिणी अमेरिका है ना, दक्षिणी अमेरिका में नीचे की ओर है अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बोला जाता है पंपास। ये है दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, टेम्परेट घास के मैदान, उनको बोलते हैं वेल्ड। और ऑस्ट्रेलिया में इनको बोलते हैं डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में दोनों टाइप के घास के मैदान मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय भी और शीतोष्णकटिबंधीय भी। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, उनको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन सवाना, और जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, उनको बोलते हैं डाउन्स। समझ गए। अब ऊपर एक और देख लो, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय है, स्टेपी। और एक है ये प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में। अब नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, ये प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, समझ गए। एक घास के मैदान है पुस्टाज मिलते हैं हंगरी, यूरोप में हंगरी और हंगरी के आसपास के क्षेत्र में पुस्टाज। ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इनको याद रखने के लिए देखो, मैं तो ऐसे याद रखता था, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी और साउथ अमेरिका में लाइन से याद कर लो लानोज, कैम्पोज और पंपाज, लानोज, कैम्पोज, पंपाज, ऐसे। तो प्रेयरी, लानोज, कैम्पोज, पंपाज। अब मैप आपको याद होगा कि इसमें साउथ अमेरिका में ऊपर की तरफ वेनेजुएला है, वेनेजुएला में लानोज, इधर की तरफ ब्राज़ील है, ब्राज़ील में कैम्पोज, और नीचे की तरफ अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में पंपास। ऐसे ही मैं इनको ऐसे याद रखता था कि स्टेपी, ऊपर की तरफ स्टेपी यूरेशिया में, और नीचे की तरफ 2 पार्ट हो गए अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो स्टेपी, सवाना, डाउन्स, स्टेपी, सवाना, डाउन्स। सवाना के 2 पार्ट, एक अफ्रीकन सवाना, ऑस्ट्रेलियन सवाना। अफ्रीका में जो सवाना घास के मैदान मिलते हैं उनको अफ्रीकन सवाना, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन सवाना। ठीक है, पुस्टाज इनको अलग से याद कर लो, जैसे मंचूरिया ग्रासलैंड है, ये चीन
में मिलता है मंचूरिया ग्रासलैंड, और पुस्टाज यूरोप में हंगरी और हंगरी के आसपास, इनको अलग से याद कर लो। चलिए अब नीचे देखते हैं क्या लिखा है। घास के मैदान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण। समशीतोष्ण घास के मैदानों में यूरेशिया के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी और अर्जेंटीना के पंपास शामिल है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में उप सहारा अफ्रीका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के गर्म सवाना शामिल है। वही सेम चीज़ दी है जो ऊपर मैं आपको बताया था। चलिए नीचे देखते हैं। ये ऐसे पूछा जाता है, या तो देश दे देगा या महाद्वीप दे देगा और घास के मैदान दे देगा। आपको मैच द फॉलोइंग करके अक्सर पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। सवाना मैं आपको बताया अफ्रीका में है, प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है, पंपास अर्जेंटीना में है दक्षिण अमेरिका में। देखो ये दक्षिण अमेरिका था, ये ऐसे करके दक्षिण अमेरिका था। यहाँ वेनेजुएला में लानोज, अर्जेंटीना में पंपोस और यहाँ कैंपोस, यही था ना। तो ऐसे करके याद कर लो इनको, कैंपोज, लानोज, कैंपोज, पंपास। पंपास भी बोलते हैं, पंपास भी बोलते हैं, दोनों में सह भी लिखा मिलता है, जय भी लिखा मिलता है, जैसे चाहो वैसे कर लो। ठीक है। सवाना अफ्रीका में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स में आपको बताया था कि ऊपर की तरफ यूरेशिया में स्टेपी मिलता है, अफ्रीका में सवाना, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, इसको अलग से याद कर लो। जो दक्षिण अफ्रीका में टेम्परेट ग्रासलैंड्स है उनको बोला जाता है वेल्ड। स्टेपीज यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों में स्टेपीज। कैंपोज ब्राजील, ये आपको बताया था। लानोज, कैंपोज, पंपास। कैंटरबरी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बोलते हैं कैंटरबरी। पुस्टाज हंगरी और हंगरी के आसपास के क्षेत्र में पुस्टाज। और लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोज। अब यहाँ पर भी मैं लिख दिया था कि ये उष्णकटिबंधीय है, ये उष्णकटिबंधीय है, सवाना उष्णकटिबंधीय है, बाकी सब क्या है, बाकी सब शीतोष्णकटिबंधीय है। चलिए, आपको लेक्चर ठीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आते रहेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। धन्यवाद।